कितना अजीब है ना कि 21 साल की उम्र में 18 साल पढ़ने के बाद किसी बच्चे को अचानक से कोई बताता है कि नौकरी करने के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। ये यूपीएससी के एग्ज़ाम की बात मैं कर रहा हूँ, और यूपीएससी के एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ। इस एग्ज़ाम के बहाने आपके बच्चे के साथ हो रही धोखाधड़ी, पूरे समाज के साथ हो रही गंदगी, पूरे समाज के साथ, पूरे समाज में मच रही गंदगी, और आपके बच्चों की बर्बादी की कहानी यूपीएससी का एग्ज़ाम बताएगा। मैंने अखबार उठा करके देखा, दो तीन चीज़ें सामने आई। सब लोग बता रहे हैं यूपीएससी में पहला रैंक प्राप्त करने के लिए इस बच्चे ने ऐसे मेहनत करी, फिर दूसरे रैंक वाले ने ये मेहनत करी, तीसरे वाले ने ये मेहनत करी, और ऐसे करके किसी गरीब ने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए किसी ने ज़मीन गिरवी रखी, किसी ने ज़मीन बेची, कोई बाहर गया, कोई गांव छोड़ कर गया, किसी ने कोई रिक्शा वाला, कोई एसटी, कोई आदिवासी समाज का, या कोई ऐसा बच्चा जो कि जिले का सबसे बड़ा नौकर बनने की दौड़ में शामिल हुआ उन अंग्रेज़ों की व्यवस्था के हिसाब से। मैं क्यों कह रहा हूँ इसको ज़रा समझिएगा, क्यों अंग्रेज़ों की व्यवस्था बोली है। क्या आप ऐसा समाज चाहते थे? क्या कभी भारत में ऐसे समाज की परिकल्पना की है जिसमें एक बच्चा तो यहाँ पर हो और एक बच्चा यहीं पर हो, या फिर एक बच्चा यहाँ पर हो और बाकी सब बच्चे यहाँ पर हो? क्योंकि ये तो कहानी कम से कम यही कह रही है। चपड़ासी का पेपर होता है, उसका कैलकुलेशन इसके हिसाब से करके देख लीजिएगा। टीचर के लिए सिलेक्शन के लिए बात हो रही है तो देख लीजिएगा। कोई और पोस्ट पे अगर नौकरी लग रही है तो चेक कर लीजिएगा। अगर सेम हालात आपको दिखाई दें तो फिर आप इसके ऊपर चिंतन मनन जरूर कीजिएगा, और चिंतन मनन करने के बाद आपको यह समझना पड़ेगा कि उस व्यवस्था को ये राजनेता तो कम से कम नहीं बनाएंगे, ये बोर्ड वाले, ये पढ़ाने वाले टीचर्स, ये करिकुलम बनाने वाले, ये वो लोग तो नहीं बनाएंगे। इसका बीड़ा तो जिनको समझ में आ जाएगा उनको उठाना पड़ेगा। आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि मैं जो बात कर रहा हूं उसमें मतलब कितनी सच्चाई आपको नजर आती है। अभी अभी जब ये पूरा हो जाएगा बताइएगा। पोस्ट है टोटल 1087, जिनमें से 958 बच्चों के लिए रिकमेंडेशन दी गई है। बाकी के कुछ बच्चे बच गए। कितने बच्चे बचे? 129 के आसपास बच्चे बच गए। उन 129 बच्चों का क्या होगा? वो जो पोस्ट बची हैं वहां पर बैकडोर से एंट्री होगी। वहां अडानी का कोई चेला आएगा कुछ पास कराने के लिए, कोई चीफ सेक्रेटरी की पोजीशन पे, असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी, एसीएस की पोस्ट पे आकर के अपना काम कर जाएगा, जैसे जीएम सरसों की फाइल पर साइन करने के लिए खेल खेला गया था। ये सब आप लोगों को शायद पता होगा पिछले 3-4 सालों में जैसा हुआ है। मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं। पहला हम टारगेट लेते हैं। ये रैंक 1 जिस बच्चे का आया है, पहला रैंक इस बच्चे का आया, ये है डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री। एमबीबीएस किया, एमबीबीएस करने के बाद यूपीएससी का एग्जाम दिया। साहब बोल रहे हैं कि पहले तो एमबीबीएस की सीट खराब करी, मतलब फिर उसके बाद यूपीएससी में आया है। साहब पहला रैंक आ गया है, अपनी मर्जी से जो भी बनना चाहेंगे बन जाएंगे, आईएफएस जाएंगे, आईपीएस जाएंगे, जो भी है डजेंट मैटर। लेकिन इनके बाप, इनके फादर जो हैं वो असिस्टेंट साइंटिस्ट हैं बेसिकली, और अब साइंटिस्ट का बच्चा है तो इसके साथ कंपैरिजन बाकी बच्चों का थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। एमबीबीएस में दाखिले के समय पे ही इन्होंने तय कर लिया था जब दाखिला हुआ कि मुझे यूपीएससी करना है। मतलब एमबीबीएस में दाखिला एवं ही लिया, मतलब मेडिकल की पढ़ाई बिना ही मतलब पढ़ी। मेडिकल उनको करना नहीं था, डॉक्टर उनको बनना नहीं था, उनको यूपीएससी ही क्लियर करनी थी। चलिए, वो कहते हैं कि शादी ब्याह और बाजार से दूरी बना के रखी हमने, और खाने पीने का समय भी फिक्स था। मतलब एमबीबीएस तक पहुंचने के लिए बच्चे को नीट का एग्जाम या फिर जो उसका इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है उसको क्लियर करने के लिए ही सारा देश, सारी दुनिया, सारा परिवार, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तो बंदे ने यूपीएससी करने के लिए बाकी सब छोड़ दिया। अब एक बच्चा स्कूल टाइम में, स्कूल आना जाना, कहीं से किसी से मिलना नहीं, ट्यूशंस, खुद की पढ़ाई, सेल्फ स्टडी, लगे रहना, और फिर एमबीबीएस, और फिर यूपीएससी, और यूपीएससी क्लियर कर रहा। तब तक उसको समाज के बारे में कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, समझ लीजिए आप। ऐसा बच्चा जब कलेक्टर बनेगा तो क्या उसे
समाज की किसी भी संरचना का कुछ पता होगा? आई डाउट दैट कि वो समाज को संगठित रखने में या उसको आगे लेके जाने में कुछ भी भूमिका निभा पाएगा, क्योंकि उसने याद करने के अलावा कुछ नहीं किया है। मानव संवेदनाएं मरे जैसे लोग इस तरह के होते हैं। बाकी रही सही गजर MBBS की ट्रेनिंग में हो गई होगी मेंढक काट काट के, बाकी आप जाने। दूसरे रैंक पर है हमारी बिटिया राजेश्वरी दुबे। ये कह रहे हैं, एक अग्निहोत्री है एक दुबे है, ये कह रही हैं कि 2018 में ग्रेजुएशन के बाद ही हमने तय कर लिया था कि हमको यूपीएससी करना है। 2018 के बाद, ओ माय गॉड, आप सोच सकते हैं 2026 चल रहा है अभी, यानी 8 साल इनको हो गए अपनी तैयारी करते हुए, अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण 8 साल तैयारी करते हुए। ग्रेजुएशन हुई होगी 2018 में, 21 साल रही होगी उम्र, 8 साल हो गई, 30 साल हो गई। आपको ना एक बारी जो यूपीएससी कर चुके हैं इनकी जिंदगी जरूर देखनी चाहिए। पिछले 30 सालों में जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है उनकी लाइफ आज के टाइम पर कैसी है, ये जरूर देखना चाहिए कि क्या कामयाब आप जिसको कह रहे हो उसकी जिंदगी में सुख कितना है, खुशी कितनी है, हैप्पी कितने हैं, बीमार ना हो ऐसा हालात कितना है, और अंदर से अपने काम को करके क्या उनको एक फीलिंग है अकम्पलिशमेंट की कि हमने कुछ किया है, ये जरूर पूछना चाहिए। क्योंकि ये असल में मैसेज दे रहे हैं कि हमको अपने बच्चों की जिंदगी 8-8 साल तैयारी में गुजार देनी चाहिए, क्योंकि उनको यूपीएससी क्लियर करना आसान हो जाता है उसके बाद। फिर एक ये बच्चा है आकांक्ष ढुल। ये ढुल साहब के पिताजी बोल रहे हैं कि भाई +2 के बाद 2018 में तैयारी शुरू की थी, इनको भी तैयारी करते करते लगभग 8 साल हो गए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा 3 साल छोटे हैं राजेश्वरी दुबे से। अब यहाँ जो मैं आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्या है कि अगर आपको बच्चा अपना नौकर लगाना है, बड़ा नौकर हो या छोटा, चपड़ासी हो या कलेक्टर, आपको अपने बच्चे को समाज से तोड़ करके रट्टाफिकेशन वाली सिस्टम में डालना पड़ेगा। अकल का इस्तेमाल उसने कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। यूपीएससी की तैयारी हमने भी की है, स्टेट सिविल सर्विसेज के क्वालिफिकेशन हमने भी किए हैं, और हमने जब इंटरव्यू के लिए जब जाने से पहले तैयारियां करते होते थे तो हमको जो तैयारी करवाने वाला था बंदा वो बताया करता था अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपना दिमाग लगाओगे तो घर भेज देंगे। अपना दिमाग लगाने वाले आदमी, यहाँ मैं जब इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस की बात हो, वहाँ इंटरव्यू में पूछा जाए, इंडिया चाइना पे बात हो, तो हम अपना जेन्युइन ओपिनियन वहाँ बोलते थे। तो इंटरव्यू की तैयारी करवाने वाला बोलता था ये नहीं, ये वाला देना पड़ेगा, तब जाके इंटरव्यू लेने वाला खुश होएगा, तब जा करके आपको मार्क्स मिल सकते हैं, अदरवाइज इंटरव्यू में मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर ये मैसेज क्या दे रहे हैं आपको यहाँ पर, ये बता रहे हैं, ये एक रिजर्वेशन मांगने वालों के मुंह पे तमाचा, इसके लिए काफ़ी है ये वाला डाटा। 958 पोस्ट रिकमेंड की गई है, वो तो मैंने बता दिया, बैकडोर से एंट्री होंगी, बाकी की जो 89 जो पोस्ट होंगी उनके लिए। तो ये हाँ, जनरल कैटेगरी में 317, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 104, ओबीसी की 306, शेड्यूल्ड ट्राइब के 73 और एससी के 158 बच्चे। अगर सारे जर्नल हो जाए तो भी 958 बच्चों का सिलेक्शन होना है, सारे एससी हो जाए तो भी 958, सारे एसटी हो जाए तो भी इतने बच्चों का सिलेक्शन होना है, 958। क्या आपके पास इतने ही बच्चे नौजवान हैं? कितने बच्चे हैं आपके, एलिजिबल कितने बच्चे हैं, उसको समझना इंपॉर्टेंट है। ये आंकड़े हैं पिछले 4 सालों के, 2022, 23, 24, 25, जिसमें इतनी बैकडोर से एंट्रियां होनी बाकी हैं। 465 लोग बैकडोर से एंट्री होके लगेंगे, यानी कि इनके पिछलग्गू कंपनियों के लोग जो आने वाले टाइम में भारत को बेचने का काम करेंगे। अब ये चीज़ है आपके लिए इम्पॉर्टेंट डेटा जो इसमें देखना है। जो भर्ती हुई है वो 958 लोगों की हुई है। फॉर्म भरे थे 9,37,876 लोगों ने, जिसमें से इतने लोग ही अपीयर हुए, बाकी के लगभग 3.25 लाख के आसपास तो लोगों ने यकीन ही छोड़ दिया सरकार के ऊपर कि पता है कोई फायदा नहीं है, फॉर्म तो भर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन हम पेपर ही नहीं देंगे, तो ये पेपर दिया। अगर फॉर्म जिन्होंने भरे उनका परसेंटेज देखें पास परसेंटेज के मुकाबले, तो पास हुआ 0.10% बच्चा, ये परसेंटेज यहाँ से आई है। 958 ऊपर 9,37,876 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 0.1%, यानी कि फेल होने की गारंटी जो है वो 99.9% है। यानी आपके 99.9% बच्चे जिस भी एग्जाम में, मतलब आपका बच्चा अपीयर हो रहा है, उसमें चांसेस हैं 99.9% कि आपका बच्चा फेल ही होगा, गारंटीड, गारंटी है फेलियर की। ऐसा एजुकेशन सिस्टम आपके सिस्टम ने आपको दिया है।
और अगर यही परसेंटेज हम अपीयर वालों के लगाएं तो ये 0.16% बनता है, 1.5% के आस, मतलब सॉरी 0.16%, यानी कि 0.1 और 0.2 के बीच आता। ये इतनी परसेंट, यानी यहां पे जो फेलियर की परसेंटेज की गारंटी है वो 99.8 है। आप अंदाजा लगाइए इससे क्या दिखता है आपको, क्या लग रहा है, क्या नजर आ रहा है आपको कि हम अपने बच्चों को किधर लेकर के जा रहे हैं। मैं तो ये हैरान हूं सोच करके कि हमारे देश के लोग हैं वो ऐसे एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने बच्चे की पूरी 25 साल इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो उस बच्चे को ना खाना सिखा रहा है, ना जीना सिखा रहा है, ना रहना सिखा रहा है, ना रिलेशन सिखा रहा है, ना अपने जीवन में आ रहे उतार चढ़ाव से डील करना सिखा रहा है, केवल और केवल गुलामी सिखा रहा है, और आप लोग उसके ऊपर इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। दिस इज द फेलियर जो टीचर्स अपनी नई जनरेशन को सिखाने में फेल हो गए और जो पेरेंट्स भी फेल हो गए। और ये बहुत दुखदाई स्थिति मानता हूं मैं कि कोई बात भी नहीं कर रहा इसके ऊपर। सारे इंटरव्यू लेने वाले, सारे चैनल, सारे अखबार बकवास छापे जा रहे हैं। वो और मोटिवेट कर रहे हैं कि आप अपनी जमीन बेचकर शहर में शिफ्ट होकर अपने बच्चे की तैयारी पे लगाओ। वो और मोटिवेट कर रहे हैं, अरे एक रिक्शा वाले की बच्ची ने अगर टॉप पोजीशन पा भी ली, वो कलेक्टर बन भी जाएगी, तो आप सबको सब कुछ बेचने के लिए तैयार कर रहे हो। इस 99.9% बच्चे का क्या, ये कहां जाएगा, इसके बारे में कौन बोलेगा, किसने इसके ऊपर कोई पॉलिसी बनाई है, और कौन पूछेगा अपने प्रतिनिधि से कि इसकी पॉलिसी का क्या, इसका क्या, इसकी जिंदगी का क्या। बोले ये तो कुछ पढ़ता ही नहीं। अरे कितना ही पढ़ ले यार, तुम्हारे पास सीट ही 958 है, तुमने पास ही 958 करने हैं। कितना ही पढ़ लो, 958 से ऊपर एक आदमी भर्ती करके दिखा दो, है ही नहीं तुम्हारे पास सीट। और फेलियर बच्चे की दिखाते हो, आप बताते हो कि फेलियर बच्चा है। बहुत दुखदाई स्थिति है, और इस पे आपको बोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोगों ने शुरू किया है कि चलो इस अवेयरनेस के चलते हम पेरेंटिंग पे एक सेमिनार कर लेते हैं कि आओ बात करते हैं ना यार, और कोई नहीं कर रहा है, आप कर लो यार, कम से कम मतलब कुछ तो समझ में आएगा, कुछ तो पल्ले पड़ेगा, कुछ तो करने लगेंगे, कम से कम समझ आएगा। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में शहीदी दिवस है, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की फांसी का दिन है। 1931 में उनको फांसी तोड़ी गई थी। उस दिन को याद करते हुए उनके सपनों का भारत बनाने के लिए, पूंजीवाद से मुक्ति के लिए हम लोग 23 मार्च का एक कार्यक्रम रख रहे हैं। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पर आप हमको हेल्प भी भेज सकते हैं @HDFC, करण के नाम से आएगा ये नंबर। आप इस नंबर पर आप हमारे को मदद भी कर सकते हैं, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। और ये जनता सरकार मोर्चा का जागरूक समाज मंच के अकाउंट नंबर भी है, लेकिन उसको हम लिख देंगे डिस्क्रिप्शन में। जागरूक समाज मंच हार्डली मैटर्स नाम से कोई फर्क पड़ता नहीं है, जागरूक समाज मंच संस्था, पर करण के नाम से आप इसमें भी हेल्प कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आपको दिल्ली आने में कोई दिक्कत आ रही है, दिल्ली वाले ग्रुप में जुड़ना है जिसमें और लोग भी हैं, तो आप इनको मैसेज कर सकते हैं। पहली बार अगर आप जनता सरकार मोर्चा से जुड़ रहे हैं और दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम वाले ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो विकास राणा का नंबर ये है 9711751944 और करण का नंबर 9991911784। आपको इस बात पे सोचना ही पड़ेगा कि भाई हम अपने बच्चों को कहाँ लेकर के जा रहे हैं। ये 3 नंबर हैं जो आपको ध्यान रखने हैं फिलहाल तालकटोरा स्टेडियम की तैयारी के लिए, और आपका इंतज़ार रहेगा। कितने लोग आएंगे, कितने जुड़ेंगे, कितने रहेंगे, ये समय बताएगा। हम 8 जुलाई से यात्रा शुरू करने का प्लान बना रहे हैं, हरियाणा के 7,000 गांव तक जाने का प्लान बना रहे हैं। आई डोंट नो कितने लोग इसमें साथ आएंगे, परंतु ये यूपीएससी का एग्ज़ाम और इसका रिज़ल्ट आपके समाज के, अपने समाज के मुंह पर एक बहुत ज़ोरदार तमाचा है। यदि हम इस तमाचे को समझ पाएँ, इस तमाचे को देख पाएँ, इस तमाचे को रियलाइज़ कर पाएँ और अपने बच्चों को एक बेहतर समाज देने की दिशा में थोड़ा बहुत काम कर पाएँ, तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। परंतु यदि हम नींद में ही रहें और इन चीज़ों की तरफ ध्यान ना दे पाएँ, तो फिर कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। फिर हमारे भाग्य में है अपने बच्चों की बर्बादी अपनी आँखों से देखना, उसके लिए हम फिर अभिशप्त रहेंगे, इतना मैं समझ सकता हूँ बहुत
अच्छे से इस बात को समझता हूँ।